नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ETF यानी कि ETF की वो गलतियां जिनके कारण हमारे पोर्टफोलियो को काफी नुकसान पहुंचता है। मान लेते हैं मार्केट हमारा जब ऊपर जाता है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है ETF का वो उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। और जब मार्केट गिरता है तो हमारा ETF का जो पोर्टफोलियो होता है वो ज्यादा गिर जाता है। यानी कि इन मुद्दों पे हम क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि जो कॉमन मिस्टेक होती है ETF की, बेसिकली क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है लेकिन पोर्टफोलियो उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो ज्यादा गिर जाता है। तो इन सारे मुद्दों पे कुछ ऐसी ETF के सिलेक्शन के टाइम पर और इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके बेसिस पे कुछ गलतियां होती हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बेसिकली क्या करती है, उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इंप्रूव नहीं करती है, उसको इतनी ग्रोथ नहीं हमें मिलती है क्योंकि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, हमारी कॉमन मिस्टेक है, वो कौन सी है? हमारी मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रिटर्न देख करके ETF खरीदना। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख लेते हैं कि भैया पिछले 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर रिटर्न क्या था, और उसको रिटर्न ज्यादातर क्या करते हैं गलती, हम पिछले 1 साल का रिटर्न देख करके हम लोग पैसा लगा देते हैं। अब वो गलती क्या है कि देखिए, इन्वेस्टर पिछले रिटर्न देख करके ETF खरीद लेते हैं कि भैया इसने अगर 1 साल में रिटर्न अच्छा दिया है तो आने वाले समय के अंदर ये काफी अच्छे रिटर्न देगा, और जिस ETF ने तेजी से रिटर्न दिया है उसी में पैसा लगा देते हैं। यानी हमारे पास ETF की लिस्ट होती है और जिस ETF ने अच्छा रिटर्न दिया है हम लोग उसी ETF के अंदर क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ETF ने कुछ महीनों में, कुछ ही महीनों के अंदर, यहां साल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में अगर 30 से 40% का रिटर्न दिया है तो लोग बिना सोचे समझे, बिना ही उसको एनालाइज किए उसमें एंट्री ले लेते हैं। तो ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक होती है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हाई रिटर्न के बाद अक्सर वैल्यूएशन महंगी हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी ETF ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसका मतलब यह है कि उसका जो वैल्यूएशन है ना, वो वैल्यूएशन महंगा हो सकता है, और जब वैल्यूएशन महंगा हो जाता है तो हमें वो पर्टिकुलर ETF क्या होता है, महंगा मिलता है, और हमें वो बाई करते हैं तो बहुत महंगे में बाई कर लेते हैं। तो जब मार्केट करेक्शन आता है, मार्केट करेक्शन के टाइम पे क्या होता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो जब कोई ETF अच्छे रिटर्न देता है उस समय पे उसका वैल्यूएशन हाई हो जाता है, लेकिन मार्केट में करेक्शन आता है तो वही हाई वैल्यूएशन हमें क्या करता है, हमें नुकसानदायक साबित होता है हमारे लिए। तो हमें इससे क्या करना, बचना है। तो सही तरीका क्या होता है? सही तरीका यह है कि सिर्फ रिटर्न देख करके हमें बाई नहीं करना चाहिए। ETF का फ्यूचर पोटेंशियल, उसकी वैल्यूएशन और रिस्क को समझना चाहिए कि भैया पर्टिकुलर ETF के अंदर रिस्क कितना है, फ्यूचर का उसका वैल्यूएशन कितना है, और पर्टिकुलर उसका जो पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर ETF का वो कितना है, हमें ये चीज देखनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कभी भी आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में पर्टिकुलर हमें कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बेसिकली क्या रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क आ जाता है उसके अंदर और वहां से हमें अच्छे प्रॉफिट नहीं मिल पाते हैं। मिस्टेक नंबर 2 क्या होती है? ETF की लिक्विडिटी चेक नहीं करना। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं पहले, कि ETF में आसानी से बाई और सेल कर पाना। देखिए, मार्केट के अंदर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो ETF का मार्केट हो, हर जगह पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक साइड बायर होते हैं, एक साइड सेलर होते हैं। अब बायर क्या करते हैं, जो सेल करने वाले सेल कर रहे होते हैं तो बायर उसको खरीद लेते हैं, और जो सेलर होते हैं तो वो बायर जो होते हैं वो बेच रहे होते हैं तो ये सेलर उसको बाई कर लेते हैं, है ना। यानी कि मार्केट में एक बाई करने वाले, एक सेल करने वाले लोग होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम कभी भी किसी चीज को बाई करें या सेल करें तो आसानी से कर सकें। इसका मतलब होता है लिक्विडिटी, अच्छी लिक्विडिटी होना। लेकिन फिर हम गलती क्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसके जानकारी के अभाव में, कि हम ऐसे ETF के अंदर पैसा लगा देते हैं कि आज मान लीजिए मैंने उसको बाई कर लिया, नो डाउट मैंने बाई कर लिया, लेकिन कल को मैं उसको जब बेचने जाऊंगा, जब मैं सेल करूंगा तो मार्केट में बायर होने चाहिए ना। अब मैं सेल कर रहा हूं, उधर बायर है ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी नहीं है मतलब कि इसका ये होता है कि हम उस ETF के अंदर फंस गए। तो हमें क्या चेक करना है? ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी पर्टिकुलर जिस भी ETF को हम बाई करने वाले हैं उसके अंदर वॉल्यूम कितना है, लोग कितना ट्रेड कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है। बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कि वहां पे बायर और सेलर कितने हैं, कितने लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या कर लिया, बाई कर लिया,
और जब सेल करने की बारी आ रही है तो आपको यहाँ पे बायर ही नहीं मिल पा रहे हैं, बायर नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि आप फंस गए उसी ईटीएफ में। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उसका एयूएम कितना है। एयूएम अगर अच्छा खासा है, 5,000 करोड़ से ऊपर का है मान लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है कि भैया इसके अंदर इतना सारा लोगों ने पैसा लगा रखा है, मतलब कि यहाँ पे बायर सेलर भी हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमें ये चीज देखनी चाहिए। अगला क्या है कि जैसे कि लो लिक्विडिटी की समस्या आती है तो बाई करना आसान नहीं होता, सेल करते समय बायर नहीं मिलते हमें, और प्राइस में ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। जब लिक्विडिटी कम होती है तो वहां पे जो प्राइस होती है वहां पे भी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सही तरीका क्या है, हमेशा ज्यादा वॉल्यूम और अच्छी लिक्विडिटी वाले ईटीएफ को हमें चुनना चाहिए, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो और जिसके अंदर लिक्विडिटी भी अच्छी खासी हो। मिस्टेक नंबर 3, अब मिस्टेक नंबर 3 क्या होती है, इसको तो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, जानते ही नहीं इसके बारे में, वो है ट्रैकिंग एरर। साथियों, हम लोग काफी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को प्लीज थोड़ा सा प्यार भी दिया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछा करिए। ठीक है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। तो और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये बेसिकली आप लोगों के लिए बनाते हैं, जिससे कि आप लोग सीखें, और जितना ज्यादा आप हमसे इंटरेक्शन करेंगे उतना ही हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ, हम कुछ सिखा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और आप कुछ हासिल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रैकिंग एरर होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं पहले। तो ईटीएफ और इंडेक्स के परफॉर्मेंस में जो अंतर होता है वो आपका ट्रैकिंग एरर होता है। अब इंडेक्स तो आप जानते ही हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, स्मॉल कैप 250 है, ये आपके इंडेक्स होते हैं, बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है। तो मैं अगर निफ्टी 50 की बात कर लेता हूं, मान लीजिए तो निफ्टी 50 अगर ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स का मान लीजिए रिटर्न है 12%। ठीक है, अब इसी इंडेक्स को लेकर के ईटीएफ बना दिया है। ठीक है, तो उस ईटीएफ को बना दिया, उसका रिटर्न कितना मान लीजिए 11.98% का। तो जो इंडेक्स है उससे कम रिटर्न दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 0.02%। इसका मतलब यह है कि 0.02% ये पिछड़ रहा है ईटीएफ किससे, इंडेक्स से। तो यही जो गैप होता है ना, इसी को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर, आपके सामने दो ईटीएफ में सेम निफ्टी 50 के मान लीजिए, एक एएमसी 1 का, एक एएमसी 2 का, तो आपको किसको चूज करना है, जिसका ट्रैकिंग एरर कम है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, तो ट्रैकिंग एरर को हमें इग्नोर नहीं करना है। इसमें क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स अगर आपका 2% बढ़ा है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जब मार्केट बढ़ता है तो 2% बढ़ गया मार्केट, तो ईटीएफ को भी लगभग उसी के आसपास परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 2% ग्रो कर गया, लेकिन आपका जो ईटीएफ है निफ्टी 50 का ईटीएफ रेप्लिका वो आपकी 0.5% ही बढ़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपका ये दोनों ही आपकी पैरेलल में नियर बाई लगभग आपके बराबर बढ़ने चाहिए। अगर इंडेक्स 2% जैसा मैंने ये पॉइंट है मैंने आपको बता ही दिया, तो यह ट्रैकिंग एरर होता है, जो डिफरेंस होता है। अब क्यों होता है, ये होता किस लिए है कि फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। जो फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा तो एम्प्लॉइज होते हैं ना, कॉस्ट होती है उसको मैनेज करने के लिए। लिक्विडिटी का इश्यू होता है, और ईटीएफ साइज छोटा होना भी इसका एक वजह होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफरेंस आता है ट्रैकिंग एरर का। अब सही तरीका क्या है, लो ट्रैकिंग एरर वाले ईटीएफ चुने, जिनका ट्रैकिंग एरर कम है वो चुनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, एक जैसे कई ईटीएफ खरीद लेना। अब एक जैसे कई ईटीएफ खरीद लेना, इसका मतलब यह होता है कि आपने क्या किया, कॉमन मिस्टेक बात कर लेते हैं कि एक ही कैटेगरी के कई ईटीएफ खरीद लेना। अब जैसे निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 का ये क्या है, इंडेक्स हो गया। अब निफ्टी 50 इसी इंडेक्स लेकर लोग क्या कर रेप्लिका करके बना देते हैं, ईटीएफ बना देते हैं। तो एएमसी 1 का निफ्टी 50 ईटीएफ, एएमसी 2 का निफ्टी 50 ईटीएफ, एएमसी बोल रहा हूं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये है ना। तो एएमसी 3 का निफ्टी 50 ईटीएफ, यानी कि ईटीएफ इंडेक्स वही सेम है निफ्टी 50। अब उसी के आपने क्या किया, अलग अलग एएमसी के खरीद लिए हैं, तो आपको ये ओवरलैपिंग नहीं करनी है, आपने एक ले लिया वो सफिशिएंट होता है। एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप के भी अगर कई सारे ईटीएफ होते हैं, और वहां पे क्या है, ईटीएफ ए है, ईटीएफ बी है, ईटीएफ सी है, ईटीएफ डी है, आपने सभी खरीद लिए। भैया ऐसा मत करो, क्योंकि जो स्मॉल कैप है, अगर मान लीजिए स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है, तो वो एक इंडेक्स है, उसी को लेकर के रेप्लिका बना दी है, ईटीएफ बन गया। अब अलग अलग एएमसीज के अगर आप ईटीएफ बाई करते हो तो वो ठीक नहीं है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है ना, बेवजह ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होता है, इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, पैसा एक ही थीम में ज्यादा चला जाता है, एक ही थीम में ज्यादा चला जाता है। जैसे कि आपने स्मॉल कैप में लगा दिया सारा पैसा,
है ना। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। सही तरीका क्या होता है, हर कैटेगरी में आप एक अच्छा ईटीएफ चुन लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। पोर्टफोलियो को अलग अलग असेट में डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो जो आपका है, पोर्टफोलियो को अलग अलग असेट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही कैटेगरी के ईटीएफ नहीं होने चाहिए। आप असेट का अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने इक्विटी ले रखा है तो आप मेटल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ होते हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिस्टेक नंबर 5 की बात कर लेते हैं, बिना गोल के ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे मन के अंदर सवाल होना चाहिए कि हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। तो पॉसिबल गोल क्या होते हैं, रिटायरमेंट फंड, हमें रिटायरमेंट फंड तैयार करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा तैयार करना है, मैरिज की प्लानिंग करनी है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। क्योंकि आपके अगर गोल क्लियर होंगे तो आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से बना सकते हो, और आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको वहां से बेहतर रिटर्न, आपकी प्लानिंग बढ़िया होगी तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे, और जब मार्केट में हालात खराब होते हैं तो आपको वहां पे अच्छी एक स्टेबिलिटी मिलती है ना। तो बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करने से गलत समय पे पैसा निकाल सकते हैं, गलत समय पे पैसा निकाल लोगे आप। हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग करी थी, लेकिन आप अगले 5-6 साल के अंदर ही पैसा निकाल लो तो गलत है ये। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आ सकती है, शॉर्ट टर्म में आप पैसा निकाल सकते हो क्योंकि आपने गोल डिसाइड नहीं किया है। तो सही तरीका क्या होता है कि पहले फाइनेंशियल गोल तय करें कि भैया मैं पर्टिकुलर ये वाला इन्वेस्टमेंट उस गोल के लिए कर रहा हूं, ये वाला इन्वेस्टमेंट उस गोल के लिए कर रहा हूं, आप ये देखिए। फिर ईटीएफ का सिलेक्शन कर पाएंगे, जब आपका गोल आइडेंटिफाई होगा उसी प्रकार से आप ईटीएफ का सिलेक्शन कर पाएंगे, तो बेहतर तरीके से आप चूज कर पाएंगे ईटीएफ को। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, पूरा पैसा एक ही ईटीएफ में लगा देना। कॉमन मिस्टेक ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी एक सेक्टर में तेजी देख करके, किसी एक सेक्टर में अच्छी तेजी चल रही है तो आप उसी एक सेक्टर में पैसा डाल देते हो, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे डिफेंस सेक्टर है, अब अभी युद्ध वगैरह चल रहे थे तो डिफेंस सेक्टर में काफी बूम चल रहा था, तो लोगों ने क्या किया, सारा पैसा रैली देख करके एक ही ईटीएफ में डाल दिया पैसा, डिफेंस ईटीएफ के अंदर, जो कि गलत तरीका है। सिल्वर में तेजी देखी तो सारा पैसा सिल्वर के अंदर डाल दिया, गोल्ड में तेजी देखी तो गोल्ड में लगा दिया, तो ये तरीका सही नहीं होता है। इसके अंदर क्या रहता है, रिस्क। अगर मार्केट गिर गया तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित रहेगा। अगर आपने एक ही सेक्टर के अंदर पैसा लगा दिया और मार्केट गिर गया तो आपका पैसा प्रभावित हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। सही तरीका क्या है, कैपिटल को हिस्सों में डिवाइड करें। तो आप जो पैसा लगा रहे हैं उसको कई हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लगाना है, अब 1 लाख रुपए लगाना है तो पार्ट 1 क्या है आपका, अभी निवेश करें। पार्ट 2 क्या है, मार्केट करेक्शन पे, जब मार्केट में करेक्शन आए, मार्केट में गिरावट आए तब इन्वेस्टमेंट करें। पार्ट 3 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए करें, यानी कि आपको 1 लाख रुपए को कई हिस्सों में बांट लीजिए, 3 या 4 में या 2 में, जिससे कि आप क्या करेंगे, आप अलग अलग टाइम समय पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहां से बेहतर एवरेजिंग मिल जाती, बेहतर एवरेजिंग मिल जाएगी और उसका आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 7 की, मार्केट रैली में फोमो के कारण बाइंग करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो की वजह से लोग ज्यादा चिंता बाई कर लेते हैं, जैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। गलती क्या करते हैं, जब कोई असेट तेजी से बढ़ रहा होता है, जब कोई असेट तेजी से बढ़ रहा होता है तो इन्वेस्टर सोचते हैं कि मौका निकल जाएगा, ये हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा, और हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं। हाई प्राइस पे क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो फोमो के अंदर आना नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि रैली के बाद करेक्शन आ सकता है, रैली के बाद करेक्शन आ सकता है, इन्वेस्टर फंस सकता है। सही तरीका क्या है, बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अपनाएं। जब मार्केट में गिरावट आती है तब आप बाई कर लीजिए, पेशेंस रखिए और अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी खरीदना, मुझे मौका चला जाएगा, खरीद नहीं पाऊंगा, बाद में मतलब मार्केट में क्या हो जाएगा, मैं खरीद नहीं पाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। मौके, अपॉर्चुनिटी हमेशा आते रहते हैं, और आप डिप में बाई करने के बाद में, पेशेंस रखने के बाद में, जब फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है फिर दोबारा बाई कर लेंगे। तो ऐसे करेंगे तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट में, बेनिफिट में रहेंगे और आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बनेगी। ETF इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल्स क्या हैं, जरा इनको भी समझ लीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा बोनस पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल 1, रिटर्न देख करके कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए आपने देखा कि भैया पर्टिकुलर अच्छा ETF परफॉर्म कर रहा है और आपने इसको खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। लिक्विडिटी जरूर चेक करें, लिक्विडिटी कितनी है ये भी चेक करें। ट्रैकिंग एरर देखें, ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना बढ़िया रहेगा। एक ही कैटेगरी के बहुत सारे ETF ना लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गोल जरूर बनाएं, इन्वेस्टमेंट गोल जरूर बनाएं कि हमें भैया किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाए रखें। तो ऐसा करते हैं तो आप काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं।
ETF इन्वेस्टमेंट सफलता के लिए क्या करना है? सही ETF सिलेक्शन होना चाहिए, सही एलोकेशन होना चाहिए, सही डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, सही पेशेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए। तो गलतियां कम करेंगे तो आपका ETF पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत और बेहतर बन सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं और ETF के बारे में और डिटेल में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आप काफी फंडे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। और हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ETF के अंदर, तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।